तो बेटा आज हम लोग क्लास 10th का टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है वो वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो मैं आज कवर अप करने वाला हूं, तो आप प्लीज पेन कॉपी निकाल लीजिए। सारी चीजें हम लोग जो है वो नोट करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर एक वन शॉट बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर कंटेंट प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही कम टाइम में 30 मिनट्स में शायद उसको मैंने पूरा कवर अप कर रखा है। तो वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी जरूर आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, या आप प्लेलिस्ट में जाके जो है वो क्लास 10th का टॉपिक चेक कर सकते हो। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड्स बेटा वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हम लोगों के पास H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग जो है वो एसिड्स बोल देते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो HCl को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, मतलब ये ब्रेक हो गया। H2SO4 को जब मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये भी मेरे पास H पॉजिटिव और सल्फेट आयन अलग कर देता है। यहाँ पे क्लोराइड आयन अलग कर दिया। ऐसी नाइट्रिक एसिड को जब मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो H पॉजिटिव अलग हो गया और नाइट्रेट आयन जो है वो अलग हो गया। तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहे हैं ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आर टर्म्ड एज एसिड्स। तो ये थ्योरी जो है वो आर्हीनियस ने दी थी, तो उसी का कॉन्सेप्ट जो है वो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। वैसे मैं आपको आगे जाने से पहले एक चीज और बता देता हूं, कई बार बुक्स में ये H3O पॉजिटिव भी लिखा होता है H पॉजिटिव की जगह। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो H पॉजिटिव है बेटा जी, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हाइड्रोनियम आयन बोल देते हैं हम लोग, जो कि H3O पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। बेसिस की भी सिंपल डेफिनेशन है आर्हीनियस के हिसाब से। तो वो क्या बोल रहा है, बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड गिव्स OH नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव आयन को हम लोगों के पास रिलीज कर रहा है पानी में डिसॉल्व होने पे ऐसा सब्सटेंस, उसको हम लोग जो है वो बेस बोल देते हैं। आई होप ये भी क्लियर है बेटा। तो इसके अंदर देखो NaOH H2O, Na पॉजिटिव अलग हो गया, यहां से ब्रेक हुआ, और OH नेगेटिव जो है वो अलग हो गया। तो यहाँ पे देखो OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है NaOH। सिमिलरली KOH जो है वो OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है। सिमिलरली कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो भी मेरे पास OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है। तो इन सब्सटेंसेस को बेटा जी हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। तो एक सिंपल आर्हीनियस की डेफिनेशन है बेसिस की, ठीक है। प्लीज सारा कुछ नोट करते चले। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। देखो बेटा, इनकी अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो एसिड्स जो है वो जनरली सोर होते हैं टेस्ट के अंदर और कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर का मतलब है मेटल के ऊपर डाल दो तो मेटल का सरफेस जो आउटर वाला है वो खराब कर देते हैं। बॉडी के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिर जाए तो बॉडी का जो ऊपर वाला लेयर है वो उसके साथ खराब हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो काफी जलन वगैरह जो है वो आप लोग महसूस करते हैं, काफी ज्यादा हार्मफुल रहते हैं। तो बेसिस की बात करूं तो बेसिस थोड़े से बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर और सोपी, मतलब अगर आप उनको टच करोगे तो थोड़ा साबुन जैसा आपको लगेगा, तो सोपी ऑन टचिंग जो है वो लगते हैं, ठीक है। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कंपैरिजन की बात करूं तो एक सिमिलैरिटी आ जाती है एसिड बेसिस के अंदर कि दोनों जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब इनका सॉल्यूशन अगर वाटर वाला है, क्योंकि उस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव भी एज ए चार्ज प्रेजेंट है, H पॉजिटिव भी एज ए चार्ज प्रेजेंट है। तो ये दोनों चार्जेस हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन को कंडक्टिव जो है वो बना रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। इंडिकेटर्स की बात करते हैं। अब इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस है जो फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, ठीक है। तो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो हम लोग इसके अंदर जो है यूजुअली लिटमस जो है वो यूज करते हैं, और कई बार ये बड़ा आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लिटमस पेपर जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लिटमस को हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं, ग्लाइसिन प्लांट से जो है वो इसको ऑब्टेन किया जाता है। ये 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव्स के अंदर या 1 मार्क में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ इज लिटमस ऑब्टेन। तो लाइचिन प्लांट से जो है वो लिटमस को ऑब्टेन किया जाता है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। तो अब बेटा जी यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है वो मेंशन्ड है, ये सारे आपको नोट करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी का ही टेबल है ये। इंडिकेटर्स जैसे यहाँ पे लिटमस पेपर की अगर मैं बात करूं तो एसिड, अगर हम लोग इफेक्ट देखें एसिड का, तो ब्लू कलर का जो लिटमस है वो हमारे पास रेड हो जाता है। अगर ब्लू कलर का लिटमस रेड हो जाए तो वो हम लोगों के पास एक एसिड की प्रेजेंस को जो है वो इंडिकेट करता है। सिमिलरली अगर मैं
मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज का पहले मैं एसिड्स के साथ इंपैक्ट डिस्कस कर लेता हूं। तो पिंक या रेड हो जाता है हमारे पास एसिड का, अगर हम लोग उसके ऊपर अप्लाई जो है वो कर रहे हैं। फिनोल्फथलीन की अगर मैं बात करूं तो फिनोल्फथलीन एसिड्स के साथ कलरलेस हो जाता है। टर्मरिक जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी बोल देते हैं, एसिड्स के साथ जो है ये येलो हो जाता है। ठीक है, चाइना रोज जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है एसिड्स के साथ। और रेड कैबेज जूस जो एक नेचुरल इंडिकेटर है वो रेड और पिंक कलर का जो है वो हो जाता है। तो ये इंपैक्ट है किसका, एसिड्स के ऊपर, इन इंडिकेटर्स का। तो अगर मैं सेम इंपैक्ट जो है वो बेसिस के साथ डिस्कस करूं तो बेसिस जो है वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज के साथ बेसिस एक येलो कलर देते हैं। फिनोल्फथलीन के साथ बेसिस जो है वो पिंक हो जाते हैं। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जैसे हल्दी वगैरह होगी, टर्मरिक होगी, उसके साथ ही रेड हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा शर्ट वगैरह के ऊपर अगर हल्दी की कोई सब्जी का दाग लग जाए, उसको साबुन से अगर आप साफ कर दो तो साबुन जो है उसके अंदर भी कुछ बेसिस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जो है वो हमारे पास एक रेडिश कलर में जो है वो चेंज हो जाता है, टर्मरिक या हल्दी का जो दाग है। ठीक है, तो बेसिस का जो इम्पैक्ट आप समझ लो कि बेसिस जो है वो हम लोगों के पास टर्मरिक के साथ रेड कलर जो है वो करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स जो यूजुअली नेचर के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं चाइना रोज एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज करूं तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। अगर रेड कैबेज जूस ले वो जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये सारा टेबल आपको जो है वो रटा होना चाहिए पेपर में जाने से पहले कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, ये कलर्स वगैरह को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं आगे। अगर मैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करूं बेटा, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लोग स्मेल से डिटेक्ट कर सकते हैं, सूंघ के बता सकते हैं कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो आप इसमें देखो तो इसमें हम लोग कौन कौन से इंडिकेटर्स जो है वो यूज कर रहे हैं। इसमें ओनियन जो है वो यूज करते हैं, क्लॉव यूज करते हैं, वनीला जो है वो यूज किया जाता है। ये इंडिकेटर्स these indicators retain their smell in the acidic medium and loses their smell in the basic medium। तो ओनियन हो गया, क्लोव हो गया, वनीला हो गया, एसिड्स के अंदर अगर इनको डालेंगे तो इनकी स्मेल जैसी है, प्याज की स्मेल जैसी है, लौंग की स्मेल जैसी है, वनीला की स्मेल जैसी है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर हम लोग इनको बेसिस के अंदर डालते हैं तो इनकी स्मेल जो है वो थोड़ी लूज हो जाती है। तो ये एक इंडिकेटर है क्या चीज, सूंघ के बताने का कि जो है वो सब्सटेंस एसिड था या बेस था। आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्मेल से जो है वो चीजों को डिटेक्ट करने के बारे में जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं आगे। हम लोग बेटा बात करेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशंस की। तो ऐसे सॉल्यूशंस बेटा जी, एसिड्स की बात होगी, बेसिस की बात होगी, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो ना तो एसिडिक है हमारे पास ना ही बेसिक है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस जो है वो बोल देते हैं। तो सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ नाइदर एसिड्स नोर बेसिस। ना तो वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं, ना ही वो हमारे पास एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग जो है वो अपने पास न्यूट्रल सॉल्यूशंस जो है वो बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl को पानी में डाल दो, डिस्टिल्ड वाटर ले लो, ये सारे के सारे कोई भी इंडिकेटर्स के ऊपर इंपैक्ट जो है वो शो नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये जो है हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशंस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो शेयर जरूर कर दो। मेरा बहुत सारा एफर्ट जो है वो लग रहा है क्लास 10th के साथ। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ आगे। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा एल्कलीज का। यूजुअली बहुत लंबे समय तक बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि एल्कलीज और बेसिस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो एल्कलीज भी बेटा एक काइंड ऑफ हमारे पास क्या है, बेसिस ही होते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल बेसिस हैं विच आर वाटर के अंदर क्या रहते हैं, सॉल्युबल रहते हैं। तो ऐसे बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर जैसे NaOH है, उनको हम लोग एल्कलीज जो है वो बोल देते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है, एल्कलीज आर बेसिस। पहली चीज बेसिस ही है, लेकिन कौन से बेसिस है, जो पानी में घुल जाते हैं, उन बेसिस की हम लोग जो है वो बात इसमें कर रहे हैं। तो अब एक सोचने वाली बात है, एल्कलीज बेसिस तो है ही है, सारे एल्कलीज बेसिस हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्कलीज नहीं है। क्यों सारे बेसिस एल्कलीज नहीं है? क्योंकि ऑल बेसिस आर नॉट वाटर सॉल्युबल, लेकिन ऑल वाटर सॉल्युबल बेसिस विच आर एल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने दिमाग में जो है वो बिठा लो। एल्कलीज वाटर सॉल्युबल बेसिस थे, NaOH इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैडम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोगों के पास क्या है, कोई भी एसिड ले लो या बेस ले लो, उन दोनों को अगर मैं रिएक्ट करवाऊं तो मेरे पास सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन जो है वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे HCl एक एसिड है, NaOH एक मेरे पास बेस है। अब HCl और NaOH जब रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनता है, साथ में वाटर का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ऐसे ही देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है,
ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको अगर ये बेस का काम कर रहा है बेटा जी, यहाँ पे ये मेरे पास एक एसिड का काम कर रहा है। एसिड और बेस मिलके यहाँ पे ये बन रहा है सॉल्ट, और साथ में क्या हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये बहुत ही जनरल रिएक्शन है, हमेशा जो है वो मोस्टली केसेस में वैलिड रहती है क्या, कि एसिड और बेसिस वाटर के एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करना इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। होप बेटा जी ये क्लियर है। इसके अंदर बेटा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि ये रिएक्शंस जो है वो जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि जब ये जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होता है, जिससे वाटर का फॉर्मेशन जो है वो बनता है और सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। अब इसके अंदर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आती हैं। कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो इवन एसिडिक रहते हैं, और कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो इवन बेसिक रहते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं आपको तीनों केसेस आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे देखो, मैं केस ले रहा हूं HCl प्लस इसके साथ मैंने लिया क्या, NaOH। दिस इज एसिड, लेकिन इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दिस इज बेस, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। अब दूसरी चीज ध्यान देना, अगर मैं बेटा एसिड ले लूं वीक, जैसे मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, और सॉल्यूशन ले लूं मैं जो बेस का है वो स्ट्रॉन्ग, तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा बेटा जी, OONA प्लस H2O, ये एक बेसिक नेचर का सॉल्ट है। बेसिक नेचर का सॉल्ट क्यों है, क्योंकि जो एसिड की पावर थी वो बेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम थी, इसीलिए जो सॉल्ट फॉर्म हुआ दैट इज बेसिक इन नेचर, दैट इज नॉट अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको जानना है। अगर तो एसिड बेसिस टक्कर के हैं तो भैया जो हम लोगों के पास सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो टक्कर के लोगों ने जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। अगर लेकिन बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो हमारे पास जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एक एसिडिक सॉल्ट जो है वो होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ले लिया एक NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक वीक बेस है। साथ में मैंने ले लिया क्या, HCl। अब ये क्या बन रहा है, NH4Cl बन रहा है, प्लस साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये मेरे पास कौन सा सॉल्ट बनेगा, एक एसिडिक नेचर का सॉल्ट जो है वो हमारे पास फॉर्म होगा। तो ये मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर इन चीजों को देखा है, तो ये काफी ज्यादा हम लोगों के पास यूजुअली पूछा जाता है कि ये कौन सा सॉल्ट है। दिस इज अ बेसिक नेचर सॉल्ट इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, एसिडिक नेचर सॉल्ट इफ द सॉल्ट जो एसिड इज स्ट्रॉन्ग वाली बात अगर हम लोग करेंगे। तो वीडियो के अंदर अगर ये वाली बात मेरी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू बेटा जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो रिएक्शन जो है वो एसिड्स की मेटल्स के साथ हम लोग बात करेंगे। तो यूजुअली मेटल्स के साथ अगर मैं जनरल केस की बात करूं तो एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके मेरे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, HCl है, सोडियम डाला विच इज अ मेटल, NaCl और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल डाला तो जो है यहाँ पे सॉल्ट विच इज पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोई सा भी यूजुअली मेटल ले लो, उसके अंदर अगर हम लोग एसिड्स डाल रहे हैं तो हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास फॉर्म होती है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है, नोट कर लेना। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। चलो बेटा, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो उसको पता कैसे लगाएं। तो उसमें क्या है, आप लोग माचिस जलाओ, जहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसके ऊपर रख दो, तो एक पॉपअप साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अगर तो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस हो रही है बर्निंग मैच स्टिक के साथ, दैट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस के लिए वो हम लोगों के पास एक कॉन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो होता है। होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब बात करते हैं क्या मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, नो डाउट। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद बेसिस। बेसिस के साथ जो है वो क्या हो रहा है, मेटल्स यूजुअली बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत कम होता है मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमारे सिलेबस में दो मेटल्स हैं जिनका बेस के साथ रिएक्शन जो है हमें देखना है। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, लेड का एग्जांपल आ जाता है, टिन आ जाता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो आ जाते हैं। लेकिन अपने को सिर्फ अभी जिंक और एल्यूमिनियम के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट, इसको हम लोग बोल देते हैं, नोट कर लेना इसको, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। इसका फॉर्मूला है Na2ZnO2। ना जानो
मतलब ऐसे याद कर लेना इसको ऑब्वियसली, ना जानो, ठीक है। Na2 ZnO2 और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। और एल्यूमिनियम जब यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम लोगों के पास सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। एल्यूमिनेट, सोडियम का एल्यूमिनेट सॉल्ट जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ये साथ में जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो ये अपनी जो हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टीज है, मतलब पॉपअप साउंड का प्रोड्यूस करना और वो सब चीजें जो है ये जरूर आपके पास शो करती रहेगी। लेकिन ये कंपाउंड्स जो है वो यूजुअली आपको याद करने हैं, कई बार मुश्किल हो जाते हैं बच्चों के लिए, तो आप इसको याद कर लो, ना जानो ना लो, ठीक है। ना लो ना लो ना लो ना लो करके याद कर लेना इसको, जैसे आपको ठीक लगता है। आगे बढ़ रहा हूँ, चलो। अब बेटा जी बात करेंगे हम लोग, बहुत सारे ऐसे मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हमारे पास अवेलेबल है, इनके बारे में बहुत सारी बातें जो है अभी हम लोग करेंगे। तो पहले बात करते हैं कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स हम लोगों के पास क्या होते हैं, कोई भी कंपाउंड CO3 2 नेगेटिव, उसको हम लोग कार्बोनेट जो है वो बोल देते हैं। बाइकार्बोनेट्स क्या है, HCO3 नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन अगर लग जाए तो वो बाइकार्बोनेट बोल देते हैं। अगर CO3 2 नेगेटिव की बात करें तो हम लोगों के पास कार्बोनेट्स जो है उनको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट्स के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट, इट इज पोटेशियम कार्बोनेट, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। इधर बात करूं बेटा जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं या बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल का पहले नाम बोल दो, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनके फॉर्मूलाज ऐसे क्यों हैं, आई होप ये आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक केस में बता देता हूँ, HCO3 -1 था, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो Ca1 के साथ होगा, HCO3 जो है वो 2 के साथ होगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो है हमारे पास 2 लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे वैलेंसीज का मैच इस हिसाब से है कि ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यूजुअली हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर। अब अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं मेटल कार्बोनेट्स की या बाइकार्बोनेट्स के करेक्टरिस्टिक्स की, तो मेटल के कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मेरे पास सॉल्ट्स का फॉर्मेशन जो है कर रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ये हम लोगों के पास एक बेसिक सॉल्ट वाली कैटेगरी में, मैंने अभी पीछे बताया एसिडिक सॉल्ट्स बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो ये एक हम लोगों के पास बेसिक सॉल्ट्स वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। मैं एक बार ये भी बता देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो H2CO3 प्लस NaOH, अगर मान लो यहां से एक कार्बोनेट सॉल्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। दिस इज वीक एसिड, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, तो इससे जो सॉल्ट फॉर्म होगा दैट विल बी अ बेसिक सॉल्ट। तो हमारे पास बेसिक सॉल्ट का जो है वो फॉर्मेशन होगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। तो मेटल कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स का एसिड्स के साथ रिएक्शन, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे देख लो Na2CO3 और HCl अगर मैं रिएक्ट करवा रहा हूं तो हमारे पास बन रहा है NaCl H2O CO2। सिमिलरली K2CO3 HCl KCl H2O CO2। इवन यहाँ पे अगर आप रिएक्शन सेम करवा दो किसके साथ, H2SO4 के साथ करवा दो, तो बस सॉल्ट का डिफरेंस आएगा, बाकी सब कुछ सेम बनेगा। तो सल्फेट वाला सॉल्ट ले रहा हूं, अगर हाइड्रोजन सल्फेट ले रहे हैं मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा, मतलब एक सॉल्ट बनना है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। और साथ में बस ये दोनों चीजें जो है वो आप याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो तो फॉर्म होना ही होना है इस चीज के अंदर। इवन ये सेम रिएक्शन बेटा जी जो है वो बाइकार्बोनेट्स के केस में भी वैलिड है। तो बाइकार्बोनेट्स के केस में क्या हो रहा है, HCl से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बन रहा है, इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड है, और साथ में H2O और CO2 जो है वो हमारे पास अलग हो जाती है, ठीक है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। आगे इसी तरह की और रिएक्शंस दे रखी है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया मैंने और पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है वो HCl डाल दिया उसके अंदर, ऐसी पोटेशियम कार्बोनेट में HCl डाल दिया, प्रोडक्ट देखो सेम है, KCl सॉल्ट है, साथ में वाटर बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। सिमिलरली इवन कैल्शियम कार्बोनेट भी जो है वो सेम रिएक्शन में टेकअप कर रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट जो है वो बन रहा है, साथ में हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो रही है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। बेटा जी एक चीज और है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एफर्वेसेंस जो है जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर से अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
जो है वो टेक प्लेस करे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहीं से भी अगर हमारे पास रिलीज हो रही है तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग जो है वो, ये टर्म जो है इसके लिए स्पेसिफिक टर्म जो है वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। बबल फॉर्मेशन बाय कार्बन डाइऑक्साइड को एफर्वेसेंस जो है वो बोल देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अब बेटा जी यही देखो, हमने बहुत सारी अभी पीछे पोटाशियम इसकी रिएक्शंस जो है वो पढ़ी है बाइकार्बोनेट्स की। अब बाइकार्बोनेट्स की बड़ी स्पेशल रिएक्शन है जो बहुत सारी जानें जो है वो बचाती है। मान लो कहीं पे आग लगी हो, आग इन टर्म्स ऑफ लिटरल सेंस, कहीं पे फायर लगी हो, किसी के दिमाग में आग लगी हो तो उसको इलाज जो है हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ किसी बाहर जगह पे कहीं पे आग लगी हो तो आप ये देख लो, हमारे पास क्या होता है यूजुअली, मैं आपको समझाता हूँ इस चीज से। तो हम एक जो है सिलेंडर लेते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो है वो H2SO4 की एक कांच की बोतल जो है वो हम लोग कांच की बोतल के अंदर डाल के इस वेसल में या इस सिलेंडर के अंदर ऊपर फिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही उसको नॉब को ऊपर से प्रेस किया जाता है तो ये कांच की बोतल टूट जाती है और ये जो एसिड है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या कर जाता है बेटा जी, मिक्स कर जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स करने पे ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास हो रही है। तो जिसमें क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है हमारे पास, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब मान लो किसी भी फायर कहीं पे लगी हुई है और वहां पे मैं इस रिएक्शन करवा के जो है ये उसके ऊपर जो है वो डाल रहा हूँ, तो ये क्या होगा, वाटर जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो कर देगा जिससे आग बुझने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ऑक्सीजन विच इज अ मेन कॉज ऑफ द फायर, मतलब मेन नॉट मेन कॉज, मेन सपोर्टर ऑफ द फायर, उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर देगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एकदम ज्यादा से हम लोग पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आग बुझने के चांसेस हम लोगों के पास बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर रहे हैं और यहाँ से इग्निशन टेम्परेचर को लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हम लोगों के पास ये रिएक्शन जो है वो हो जाती है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि पॉपअप साउंड जो है वो बर्निंग मैच स्प्लिंटर के साथ जो है वो रिलीज करती है। क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो हम लोग किस तरह से प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के अंदर से पास कर दो। तो पहले देखो, लाइम वाटर हम लोग बनाते कहते हैं, एक ये क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम होता है CaO। CaO को वाटर में डालो तो ये हमारे पास लाइम को पानी में डाल दिया तो लाइम वाटर बन गया। क्विक लाइम को क्विकली हमने पानी में डाल दिया और हमने लाइम वाटर का फॉर्मेशन जो है वो कर दिया। अब इस लाइम वाटर के अंदर से अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करें बेटा, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक व्हाइट इन कलर है, यहाँ पे ग्रीन है बट एक्चुअली व्हाइट इन कलर है, तो ये फॉर्म हो जाएगा और साथ में वाटर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो लाइम वाटर एक्चुअली टर्न्स व्हाट इट इज, हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, तो ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो यहाँ पे जो है वो लाइम वाटर हमारे पास क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लेकिन इस रिएक्शन की एक शॉर्ट कमिंग है, वो क्या, कि अगर मैं लाइम वाटर के अंदर से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करूं तो क्या होगा। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से बेटा जी क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट में मैंने जो है वो क्वेश्चन टेकअप कर रखा है। तो ये जो यहाँ पे बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसके अंदर से मैं पास कर रहा हूं तो हमारे पास एक पाई कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ पाई कार्बोनेट टेक्स प्लेस विच इज कलरलेस इन नेचर। तो ये रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। CaCO3 H2O CO2 एक्सेस लाइम वाटर पास कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कलरलेस इन नेचर विल बी फॉर्म। तो पहले तो क्या हुआ, हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो लाइम वाटर जो था वो हम लोगों के पास मिल्की हो गया। अगर फूक मारे जा रहे हैं, फू 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 फूके जा रहे हैं उसके अंदर, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपने फेफड़ों से निकाल निकाल के, तो वो सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब कितना व्हाइट कलर शो करेगा बंदा, उसके बाद तो रंग ढलना ही है एक दिन, तो कलरलेस जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा है। मेटल ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें तो यूजुअली बेटा जी मेटल ऑक्साइड्स किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं हम लोगों के पास। ऑब्वियसली मेटल ऑक्साइड है तो मेटल को ऑक्सीजन में डालेंगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली कैसे रहते हैं, जैसे मान लो मैं सोडियम की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं, सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो इसका जो रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड बनेगा दैट विल बी Na2O, सिमिलरली K2O, MgO, Fe2O3, CaO। तो ये सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली हम लोगों के पास रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है मेटल ऑक्साइड्स की, क्या प्रॉपर्टीज जो है यूजुअली हम लोगों के पास रहती हैं, इसको समझ लो। मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके मेटल के हाइड्रोक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है। यूजुअली पता क्या रहता है, आप इसको ऐसे समझो, मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेटा बेसिक इन नेचर जो है वो रहते हैं।
बेसिक इन नेचर कैसे रहते हैं? बेसिक इन नेचर है तो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लर्न करो। क्या क्या मैंने बताया था अभी फर्स्ट सेकंड स्लाइड के अंदर कि जो OH नेगेटिव को रिलीज करते हैं वो हम लोगों के पास क्या है? बेसिस है। तो ऑब्वियसली जब मेटल ऑक्साइड को वाटर में डाल रहे हैं इसका मतलब OH नेगेटिव का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे देखो Na2O और H2O आपस में क्या बना रहे हैं? NaOH का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिमिलरली अब एक चीज समझ लो कि ये बेसिक इन नेचर था, तो इसलिए मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड है, NaCl और H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स ने एसिड से रिएक्ट करा, ये क्या बनेगा? सॉल्ट, और ये क्या बनेगा? वाटर। दिस इज एक्टिंग एज अ एसिड एंड बट ऑब्वियसली दिस विल एक्ट एज अ बेस। ये किस चीज की तरह एक्ट कर रहा है? हमारे पास बेस की तरह जो है वो एक्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमारे चारों तरफ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी। ये यूजुअली बेटा एसिडिक इन नेचर जो है वो रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डाले तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को डाले तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को डाले तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। तो इस तरह से रिस्पेक्टिव जो है वो एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर है तो आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को देखते हैं। तो लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग यूजुअली देख चुके हैं एसिड्स के अंदर कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, कैसे जो है वो बेसिस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। बट इस चैप्टर के अंदर ना यूजुअली दो पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, उनका प्रेपरेशन जो है वो किस तरह से रहता है, क्या होता है, कैसे वो बनते हैं, क्या उनके यूजेस हैं, क्या रिएक्शंस हैं उनकी प्रेपरेटरी, वो पोर्शन जो है वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। तो प्रेपरेशंस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे NaOH की। NaOH, तो NaOH बेटा जी इसकी अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो NaOH को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? एक ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर का, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर हमने क्या कर रखा है? पानी जो है वो मिक्स कर रखा है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो बोल देते हैं। तो ब्राइन क्या होता है? NaCl और H2O के मिक्सचर को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर से क्या होता है ना, हम लोग बिजली गिराते हैं, बिजली पास करते हैं सॉल्यूशन के अंदर से। तो बिजली पास करके हम लोग NaOH का प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। अगली स्लाइड में मैंने रिएक्शन जो है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। तो इस प्रोसेस को जिसमें बिजली डाल के हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर NaOH का प्रिपरेशन करते हैं, इस प्रोसेस को बेटा जी हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है वो बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख के बताता हूँ। NaCl है, इसका एक्वस सॉल्यूशन था और इसके अंदर से क्या गिराई हमने? बिजली गिरी यार, नहीं मतलब इसमें बाबूजी को बिल्कुल धीरे नहीं चलना। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है? NaOH बन रहा है, प्लस साथ में हाइड्रोजन बन रही है, प्लस साथ में जो है वो क्लोरीन गैस का रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन प्लस Cl2 जो है वो रिलीज हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि बिजली के गिरने से कौन कौन सी रिएक्शंस जो है वो हो रही है। चलो बेटा जी देखो क्या आ रहा है यहाँ पे। NaCl था, H2O लिक्विड, इसके अंदर से गिराई बिजली, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी लिखना है पेपर के अंदर। तो NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब देखो जब ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करते हैं ना, तो यूजुअली हम लोग इसको एक सॉल्यूशन के अंदर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन में लेते हैं। तो एक सेकंड, ये लिया, तो ये सॉल्यूशन के अंदर से हम लोग जो है एक को पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो एक साइड को हम लोग एनोड बोलते हैं, एक साइड को कैथोड बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अभी के एग्जाम्स के लिए आपको। तो आप अभी के लिए इतना समझ लो कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे रिलीज होती है। ठीक है, और क्लोरीन गैस जो है वो हम लोगों के पास एनोड पे रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एट कैथोड, ये कहां पे रिलीज हो रही है? कैथोड पे। और क्लोरीन इज रिलीज्ड एट एनोड। तो आप इसको याद करने के लिए समझ लो कि सी से क्लोरीन है, सी से कैथोड है, लेकिन वो वहां पे नहीं है। ठीक है ना, तो वो उल्टा है। इसका मतलब सी से अगर कैथोड है तो कैथोड पे क्लोरीन नहीं है,
कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। और जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ पे रिलीज हो रही है, हमारे पास एनोड पे रिलीज हो रही है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं मैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जो है हम लोग जानेंगे कि क्लोरएल्कली प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। देखो हाइड्रोजन ऑब्वियसली एक आज की डेट में तो नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर के अंदर एक हम लोग उसको बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फ्यूल के प्रोस्पेक्टिव में देख सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल का काम कर सकता है। द प्रेपरेशन ऑफ द अमोनियम फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मार्गेराइन्स जो है, जो कि बटर के जैसे फूड है, जो कि हम लोग मेड ऑफ एनिमल और वेजिटेबल फैट्स से जो है जिसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो उनके प्रिपरेशंस में जो है वो यूजुअली रहता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तो नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इन रिएक्शंस को, कुछ को हम लोग हाइड्रोजिनेशन बोल देते हैं, निकल वगैरह की प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जाती हैं। आप बड़ी क्लासेस के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। और इस साल तो एक्चुअली ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर था, उसमें ये रिएक्शंस थी अवेलेबल, लेकिन वो इवन टर्म 2 में भी कट कर दिया गया। तो जब भी ये होगा तो ये हाइड्रोजिनेशन वाली रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये हम लोग बटर और ये सारी रिएक्शंस जो है उनकी करवा के जो है वो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप अभी के लिए समझ लो एक फ्यूल का काम कर रहा है, आप फर्टिलाइजर्स बनाने का काम जो है हम लोग कर सकते हैं, या ये इस तरह के फूड्स जो कि बटर्स और वेजिटेबल ऑयल्स के साथ मिलते जुलते हैं तो उनको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, किससे, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। तो क्लोरीन जो है बेटा जी वो एक वाटर ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्विमिंग पूल्स में इस्तेमाल किया जाता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, जिसको हम लोग पॉलीथीन बोल देते हैं, पॉलीथीन बोल देते हैं, तो पॉलीथीन नहीं बोलते, सॉरी, इसके अंदर आप इसको ऐसे समझ लो, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ना मैं आपको बता देता हूँ ये रिएक्शन जो है वो कैसे रहती है। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये रहता है एक विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसकी जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। बहुत सारे ये वाले मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पीवीसी की पाइप्स वगैरह आती हैं, घरों में फिटिंग्स वगैरह हो रही हो तो उसमें आप लोग देखते हैं यूजुअली पीवीसी पाइप्स जो है वो यूजुअली इस्तेमाल की जाती है। क्लोरीन को बस आप इतना समझ लो, स्विमिंग पूल्स के अंदर एज ए डिसइंफेक्टेंट हम लोग काम कर रहे हैं, पीवीसीज का प्रेपरेशन जो है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत सारे बनाने का काम जो है हम लोग क्लोरीन का रहता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो रिलीज हो रही है, मतलब एक हमने इनके सिंगल सिंगल तो देख लिए, आपस में मिला के हम लोग HCl का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है केमिस्ट्री के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इवन स्टील्स वगैरह को साफ करने का काम कर रहा है, प्रेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड कर रहा है, मेडिसिन में यूज हो रहा है, कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सारी एक वर्सेटाइल रिएजेंट है, बहुत सारी जगह पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये भी अपने पास जो है वो कॉपी के अंदर नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ बेटा जी मैं। आगे बात करेंगे हम लोग जो इसी का रिएक्शन का प्रोडक्ट है हम लोगों के पास NaOH, उसकी बात करें तो प्रेपरेशन ऑफ सोप के अंदर NaOH को यूज किया जाता है, डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर जैसे रेयन है हमारे पास, एक सिल्क का नायलॉन है, ठीक है। तो हम लोग उसके अंदर जो है वो NaOH का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स के ऊपर अगर ग्रीस वगैरह लगी हो तो उसको डीग्रीस करना जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। NaOH जो है combines with chlorine is used as a bleaching action for the fiber। तो यहाँ पे देखो ये NaOH और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन करते हैं ना, तो इसको एज ए ब्लीच जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ब्लीच का मतलब क्या है कि कपड़ों के ऊपर से अगर रंग उतारने की हम लोग बात करें तो ये एक ऑक्सीजन वगैरह रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो है एक रिएक्शन होती है जिससे डाई का जो है इसके साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, और कपड़े के ऊपर से जो कलर है वो उड़ जाता है, ठीक है। तो यूजुअली फाइबर्स की ब्लीचिंग का काम जो है वो हम NaOH के द्वारा जो है वो करवा रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। इसके बाद ब्लीच की बात कर रहे थे तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जो है हम लोग बात कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 जो है वो यूजुअली 10th क्लास के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये वैसे ही इंपीरिकल फॉर्मूला है। इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब कि इन रेशियोज में 1:1:2 के अंदर जो है वो कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट है। इसकी आगे डिटेलिंग जो है वो क्लास 11th के अंदर आप लोग पढ़ोगे डिटेल के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो यहां पे देख लो, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द स्लेक्टेड लाइन। तो यहां पे देख लो क्या हो रहा है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या किया, क्लोरीन गैस रिलीज हुई। तो यहाँ पे क्या बन रहा है,
CaOCl2 को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा जी? इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको ब्लीचिंग पाउडर बोल देते हैं। साथ में वाटर जो है वो हमारे पास रिलीज हो रहा है। तो अब देखो इसका फॉर्मूले का नाम क्या है, ये इसका केमिकल नेम है। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा बहुत बार गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। इट इज देखो Ca इज कैल्शियम, ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या लिख दिया? ऑक्सी, और क्लोरीन को यहाँ पे लिख दिया क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है वो इसका हम लोगों के पास एक केमिकल फॉर्मूला है। किस चीज का? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, आई होप इसकी प्रिपरेशन जो है वो आपके समझ आ गई। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। तो क्लींजिंग एक्शन कैसे रहता है? इस यूजुअली हम लोग जब भी इसको अप्लाई करते हैं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन डाई वगैरह के साथ रिएक्ट करके उसको एक डाई को ऑक्सीडाइज करके एक कलरलेस फाइबर या कलर जो है उसका उड़ा देती है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास क्या हो गया? क्लींजिंग एक्शन हो गया। किस चीज का? ब्लीचिंग पाउडर का। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने यही चीज को एक्सप्लेन कर रखा है कि डाई जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कलरलेस कंपाउंड्स बना रही है, जिसमें इसको हम लोग सर्टेन कंडीशंस के अंदर ट्रीट करते हैं। और डाई जो भी कपड़े के ऊपर हो रखी होती है उसके रंग को उतारने का काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं इसकी यूजेस की बात करूं तो बेटा जी ऑब्वियसली ब्लीच करना कॉटन को, या लिनन इंडस्ट्री के अंदर, लिनन भी एक फाइन क्वालिटी है कॉटन की। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। ब्लीचिंग वुड इन द पेपर इंडस्ट्री, तो वुड के अंदर को एकदम पेपर को क्लीन व्हाइट करने के लिए, ठीक है, हम पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। ब्लीच वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है, ब्लीच करने के लिए कपड़ों को लॉन्ड्री के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा नेसेंट ऑक्सीजन जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ट्रीट करके जो है हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज कर सकते हैं हम लोग रिएक्शंस करवा के। तो डिसइंफेक्टेंट भी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हम लोगों के पास CHCl3 है, जो पिक्चरों में दिखाता नहीं था वो हीरो हीरो आ रहा है या विलन आ रहा है, वो रुमाल सुंघा के जो है वो हीरोइन को बेहोश करके ले जाता है। ठीक है, तो वो क्लोरोफॉर्म जो है उसको बोलते हैं। तो लेकिन वो इतना क्विक एक्शन नहीं होता, तो डोंट थिंक कि आप लोग भी रुमाल पे किसी विलन बन के किसी हीरोइन को उठाओगे। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी वो पीछे से लपक के तुम्हें दो थप्पड़ लगाएगी या सैंडल मारेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में जो है हम लोग एक ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। आगे देखो जी, बेकिंग सोडे की बात करेंगे, मतलब बेकिंग सोडा की बात करेंगे हम लोग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को हम लोग जो है वो बेकिंग सोडा अपने पास बोल देते हैं। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला है सब डाल दो इसमें, NaCl, NH3, H2O, CO2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? NaHCO3। ये हम लोगों के पास जो है जो इस कंपाउंड की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, और NH4 अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन जो है वो साथ में हो रहा है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में डालो, बेकिंग सोडा इज NaHCO3 और यहाँ पे NaHCO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, और अमोनियम क्लोराइड साथ में जो है वो बन रहा है NaCl, NH3, H2O, CO2। NaCl, NH3, H2O, CO2 सब डाल देना इसमें, रिएक्शन जो है वो हो रही है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं बेटा जी, तो मैंने अभी ये पीछे भी डिस्कस किया था। इट इज अ बेसिक नेचर, और बेसिक नेचर है तो बट ऑब्वियसली इसका जो पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन है दैट इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, पीएच के बारे में मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप अभी के लिए समझ लो जो 7 से बड़े वाले होते हैं वो बेसिक सॉल्ट्स जो है वो रहते हैं। तो बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, काफी टेस्टी रिएक्शन, अभी बता रहा हूँ टेस्टी कैसे है। तो NaHCO3 को हीट करोगे तो Na2CO3, H2O और CO2 का फॉर्मेशन हम लोगों के पास होता है। क्या क्या बनता है? NaHCO3 जो है जब इसको हमने हीट किया, Na2CO3, H2O, CO2। यूजुअली ना मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों के घरों में जो है वो इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा को। तो केक वगैरह के अंदर बोल लो, इडली बोल लो, ढोकला बोल लो, तो उसके अंदर इसको डाल के जो है वो बेक किया जाता है। तो बेक करके जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपना रास्ता बना के निकल जाती है। तो रास्ता बना के निकल जाती है तो चीजें जो है वो स्पॉन्जी हो जाती हैं। ठीक है, टेस्टी हो जाती हैं काफी ज्यादा। तो एक स्पॉन्जी अगर टच देना है, एक स्पॉन्जी टेक्सचर देना है हमें चीजों को, तो हम लोग बेकिंग सोडा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इनो के अंदर इसका जो है बेकिंग सोडा का हम लोग सब्सटीट्यूट एज ए घरों के अंदर इस्तेमाल कर जाते हैं। इनो कंपनी वाले भी बैठे इसी बात पे हैरान थे कि हमने तो एक एंटी एसिड बनाया था, दवाई बनाई थी, और इसको जो है वो इंडियंस जुगाड़ू जो है वो किचन के अंदर ढोकला बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम इंडियंस शुरू से ही जुगाड़ू हैं। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लो मतलब उसका भी वही पर्पस है, इनो बुलबुले
दे आजादी झट से। तो जो बुलबुले निकलते हैं ये केक को फ्लफी बना देते हैं, इडली को फ्लफी बना देते हैं, ढोकले को फ्लफी बना देते हैं। अब मेरी बात सुन के जो है वो कहीं जाके खाया ना, मेरा खुद मन करने लग गया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। तो आगे बेटा इसके यूजेस की हम लोग बात करेंगे। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम लोग देखें, इसके अंदर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है रिएक्शन में, वो बेकिंग सोडा को, ब्रेड एंड बटर को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी जो है वो बना रही है। एंटासिड का काम करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि मैंने बताया ना ये बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर है तो क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। जो भी एक्सेस एसिड प्रेजेंट है स्टमक के अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। जैसे यहाँ पे देख लो रिएक्शन लिखी हुई है, क्या HCl है, क्या यूज किया, NaHCO3 यूज किया, क्या बनाएगा, NaCl बना रहा है और H2O बना रहा है और CO2 का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी ऑलरेडी हम लोग ये वाली रिएक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एज ए यूजर्स के अंदर इसको नोट कर लेना। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं बेटा जी मैं। प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी, बेकिंग सोडा की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बेकिंग पाउडर की। तो बेकिंग पाउडर का प्रेपरेशन कैसे हो रहा है, हम लोग मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा को विद माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है ना वो इमली के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यूजुअली ये वाला एसिड जो है हम लोग बेकिंग सोडा के साथ यूज करते हैं। टार्टरिक एसिड जो है न्यूट्रलाइज कर देता है सोडियम कार्बोनेट को, फॉर्मिंग अ डीकम्पोजिशन, हेंस मेकिंग द केक टेस्टी एंड नॉट बिटर इन टेस्ट। तो इसको तुम लोग ऐसे समझो, देखो बेसिक सॉल्ट था, बेसिक सॉल्ट है, उसको हम लोग डाल रहे हैं किसके अंदर, खाने के अंदर डाल रहे हैं, तो एसिड तो अपना सोर टेस्ट देगा ही ना। तो उसको अगर हम लोग टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स कर दें, तो टार्टरिक एसिड भी एक माइल्ड जो है वो नेचुरल एसिड है, उसको अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स कर देंगे तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, दोनों क्योंकि वीक है, वीक इन नेचर है, तो दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे केक का जो टेस्ट है ना वो आपको बेकार नहीं लगता। ठीक है, एक टेस्टी जो है वो केक बन जाता है। अगर टार्टरिक एसिड जो है वो नहीं ऐड किया जाए बेकिंग पाउडर के अंदर, द केक विल टेस्ट बिटर, बिटर टेस्ट करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो वो अपनी एक बेसिक प्रॉपर्टी जो एक बिटरिंग टेस्ट वाली नेचर है उसको शो करेगा अगर हम लोगों के पास टार्टरिक एसिड जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टार्टरिक एसिड का क्या पर्पस है और टार्टरिक एसिड क्यों ऐड किया जाता है और क्या इससे जो है वो इम्पैक्ट खाने के ऊपर जो है वो चीजों का। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। आगे देखो बेटा जी, बात करेंगे किसकी, वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा हम लोगों के पास क्या है, सोडियम का कार्बोनेट है, साथ में 10 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएं अगर, तो डेका, डेका मतलब 10। ठीक है, हाइड्रेट का मतलब यहाँ पे जो है वो हम लोगों के पास क्या है, वाटर। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक सॉल्ट है। इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, देख लो। हमने क्या किया, Na2CO3 लिया, उसको वाटर के साथ हीट किया, तो Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो जाता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, Na2CO3 लो, उसमें 10 H2O डालो, तो Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, इसके यूजेस देखते हैं अभी हम लोग। तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या है, देखो सबसे पहले वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो कंपाउंड है बोरेक्स, वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट जो है ये यूजुअली बोरेक्स रहता है, तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट डोमेस्टिक, क्योंकि वॉशिंग सोडा है तो डोमेस्टिक पर्पसेस के अंदर क्लींजिंग एक्शन तो इसका रहेगा ही, वॉशिंग से नाम ही है। और वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने का काम जो है वो करता है। यूजुअली हार्ड वाटर कौन सा होता है, जो वाटर जो है वो पानी के साथ झाग का फॉर्मेशन जो है वो नहीं करता। अगर मान लो साबुन आप रगड़ते रहो, झाग नहीं बन रही, तो दैट मींस दैट इज अ हार्ड वाटर, तो उसको हम लोग क्लींजिंग एक्शन के लिए उस वाटर को यूज नहीं कर सकते। तो उस वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, हार्डनेस ऑफ द वाटर को क्या किया जाता है, रिमूव करा जाता है। तो ये भाई साहब जो है वॉशिंग सोडा हार्डनेस ऑफ द वाटर को रिमूव करने का काम आपके पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अब हार्डनेस ऑफ द वाटर के बारे में जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं। हार्डनेस ऑफ द वाटर जो है ना वो तीन चीजों की वजह से है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से। तो यहाँ पे देखो बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स किस किस के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं ये वाले सारे। Mg2 पॉजिटिव प्रेजेंट है और Ca2 पॉजिटिव जो है वो प्रेजेंट है। हार्ड वाटर सोप के साथ झाग का फॉर्मेशन जो है वो नहीं करता। अब टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो किसकी वजह से होती है, टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स। टेम्परेरी हार्डनेस को टेम्परेरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे ना तो वो बाइकार्बोनेट खत्म हो जाता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट का जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत कम है। यूजुअली टेम्परेचर बढ़ाने से, पानी को बॉयल करने से
उसकी हार्डनेस जो है वो चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए उसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, क्योंकि ऐसे हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट कर सकते हैं सिंपल तरीके से उसको बॉयल कर दो, ठीक है। दूसरी एक होती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस को सिंपल हीटिंग से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को हम लोग सिंपल हीटिंग से रिमूव नहीं कर सकते। ये वाला पोर्शन यूजुअली एनसीईआरटी में जो है वो नहीं गिवन है, बट एज ए नॉलेज से मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्परेरी हार्डनेस हार्डनेस कितने टाइप्स की है, क्या क्या जो है वो कंपाउंड्स यूजुअली रहते हैं, तो आप इनको नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। आगे बात करेंगे हम लोग पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बचपन में हम लोग इन चीजों को देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये यूजुअली क्या है कंपाउंड, CaSO4 H2O। तो ये यूजुअली हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट। हेमी वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, इट इज टर्म्ड एज हेमी। और हाइड्रेट जो है, ये हाइड्रेट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको हम लोग जिप्सम से प्रिपेयर करते हैं। जिप्सम से कैसे प्रिपेयर करते हैं, CaSO4.2H2O लिया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ, ये क्या बनेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसको कि हम लोग पीओपी बोलते हैं, प्लस साथ में 1.5 H2O जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो हम लोग 100 से ज्यादा टेम्परेचर कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे, तो ये इसका पूरा का पूरा वाटर जो है वो उड़ जाएगा। तो ये यूजुअली किस में चेंज हो जाएगा, देख लो, CaSO4.2H2O। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस लें, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CaSO4 प्लस 2H2O अलग हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर जो है वो बोल देते हैं, इट इज डेड बर्न्ट प्लास्टर। तो ये हमारे पास एक डेड बर्न्ट प्लास्टर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वही सेम रिएक्शंस जो है वो दे रखी हैं। तो अगर मैं, ये जो कंपाउंड है हमारे पास क्या, जिप्सम, इसको हीट करें 100 डिग्री सेल्सियस लिख लो या 373 केल्विन लिख लो, ये हेमी हाइड्रेट और डेड वाटर जो है वो अलग हो जाता है। और अगर मेरे को दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट करना हो, तो इस पीओपी के अंदर पानी जो है वो डाल दो। तो यूजुअली पीओपी के, आप मान लो घरों में भी हुआ है, या पीओपी का कोई टॉय है आपके पास, या कोई मूर्ति है आपके पास, उसको पानी में डाल दोगे, मूर्ति खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी, क्योंकि वाटर से रिएक्ट करके वो फिर से हम लोगों के पास एक जिप्सम कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो कर देगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं हम लोग, इसके यूजेस डिस्कस करेंगे। यूजेस डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए जो है इसका, टॉयज बनाने के लिए जो है इसका काम करते हैं, या घरों के अंदर जो दीवारों की पुट्टी जो है वो हम लोग इससे करते हैं, ताकि दीवारें जो है हमारी सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। और मेडिसिनल पर्पस है, किसी की लात बाजू तोड़ के उसको पीओपी गिफ्ट कराओ, ठीक है, वो कह देना लगा ले भाई। तो ये फ्रैक्चर्स को जो है वो लगाने का काम जो है यूजुअली हम लोग पीओपी से करते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद नहीं, एक और टॉपिक है हम लोगों के पास, पीएच की कुछ वैल्यूज हैं, वो मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको दिखाता रहूंगा, आप नोट कर लेना सिंपल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बेटा जी, ये आपने ना अभी पीछे से देख रहे हो, जैसे कंपाउंड हो गया CaSO4.2H2O। ये यूजुअली क्या मतलब है, देखो ये सॉल्ट जो है ना, ये किस तरह के होते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली सॉल्ट्स के अंदर कुछ एटम्स या कंपाउंड्स ही प्रेजेंट हैं, जैसे ये देख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्ट हो गया, इसके अंदर कुछ एटम्स प्रेजेंट थे, तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये यूजुअली सॉल्ट्स के अंदर ना बहुत सारे ये क्या रहते हैं, इंटर एटॉमिक स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये स्पेसेस जो है वो सॉल्ट्स के अंदर इंटर एटॉमिक प्रेजेंट है। तो इन स्पेसेस के अंदर, क्योंकि ये स्पेसेस कुछ हैवी सॉल्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल आके इन स्पेसेस में रिसाइड कर जाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल जब इन स्पेसेस में आके रिसाइड कर जाता है, तो वो कंपाउंड की कॉम्पोजिशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कंपाउंड की कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टल। मतलब जो क्रिस्टल फॉर्म हुआ है उसके अंदर वाटर जो है वो एक अटैच हो गया, जिसने पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन को कंपाउंड की चेंज कर दिया, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्या आपको जानना है, इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। मतलब एक फार्मूला यूनिट के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है, उसको हम लोग जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, द क्रिस्टल सीम्स टू बी ड्राई बट कंटेन्स वाटर इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस प्रेजेंट इन द एटम। तो क्रिस्टल यूजुअली ड्राई रहता है, लेकिन ये बीच में जो स्पेसेस है इनके अंदर वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आई होप ये नोट कर लो आप लोग, आप लोगों को ये समझ जो है वो आ गया। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे बना रखे हैं, देख लो। यहाँ पे जिप्सम ऑलरेडी डिस्कस हो गया, कॉपर सल्फेट 5H2O, ब्लू विट्रोल, ब्लू कलर का जो है ये रहता है, FeSO4.7H2O, ग्रीन विट्रोल बोल देते हैं, ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन जो है वो होता है। तो एक चीज और देखो बेटा, अगर मैं इसको पूरा हीट कर दूं, तो CaSO4 प्लस 2H2O जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो एफ्लोरेसेंस इसको बोल देते हैं, क्या, लॉस ऑफ वाटर,
of crystallization from the hydrated salt to the atmosphere on exposure to air. मतलब अगर ये अपने पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल लूज करके किसके अंदर चेंज हो जाए, इसी अपने सॉल्ट के अंदर जो है वो चेंज हो जाए, तो इसको हम लोग एफ्लोरेसेंस जो है वो बोल देते हैं। हो बेटा जी ये क्लियर है। अभी बात करेंगे हम लोग पीएच की एवरीडे लाइफ में। तो पीएच के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसको ना यूजुअली अगर मैं पीएच की बात करूं तो हम लोगों के पास माइनस लॉग एच पॉजिटिव ई की पावर, ठीक है, लॉग 10 है सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूजुअली एक फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, और लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर मैं नहीं जा रहा, ठीक है, मैं बस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हैं, जैसे साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, वैसे ही एक लॉग फंक्शन है। तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एच पॉजिटिव की, जिससे हमारे पास पीएच की वैल्यू जो है वो आ जाती है। अगर मेरे पास पीएच की वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में हो तो ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक रहता है। 7 वाला सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास न्यूट्रल रहता है, और 7 से 14 के बीच का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास बेसिक रहता है। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा, जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा इस केस में, इस रेंज के अंदर, ए वाली रेंज के अंदर। मतलब 0 जिसका पीएच है दैट इज द मोस्ट एसिडिक, 1 जिसका पीएच है वो थोड़ा कम एसिडिक है, 2 जिसका है वो 1 से कम एसिडिक है, 3 जिसका है वो 1 और 2 से कम एसिडिक है। लेकिन इसके अंदर क्या चलता है, जितना ज्यादा नंबर है, मतलब 14 वाला इज द मोस्ट बेसिक, फिर 13 वाला 14 से कम है, फिर 12 वाला 13 से कम बेसिक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास इस टेबल के ऊपर सिस्टम जो है वो चलता है। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं बेटा जी मैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की एवरीडे लाइफ के अंदर। ये कुछ नॉर्मल सिंपल वैल्यूज है कि पीएच जो है वो कहां से कहां किस चीज का लाई करता है। ये आप सिंपल स्लाइड्स में नोट करते रहो इसको। तो जो नॉर्मल सेलिवा है हमारा, उसका पीएच यूजुअली ये रहता है हम लोगों के पास 6.5 टू 7.5। ठीक है, अगर मैं पीएच ऑफ द माउथ की बात करूं तो वो थोड़ा सा एसिडिक रहता है, 5.5 रहता है। ठीक है, द इनेमल गेट्स करोडेड, दैट इसमें ये लिखा है कि अगर पीएच सेलिवा का ये है, ठीक है, सॉरी, अगर पीएच 5.5 से नीचे गिर जाएगा तो हमारा जो इनेमल है, जिसने टूथ की कवरिंग जो है वो कर रखी है, वो करोड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, टूथपेस्ट जो है वो जनरली बेसिक होती है। ठीक है, जिससे हम लोग अगर दांत वगैरह साफ करते हैं तो ये पीएच की वैल्यू इस रेंज में मेंटेन करने के अंदर जो है वो हम लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे हमारे दांत जो है वो खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अगर मैं ह्यूमन ब्लड की बात करूं बेटा तो उनका पीएच इस रेंज में लाई करता है। अगर इसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो पीएच की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास अगर ये नहीं है तो ये बंदे को डिसीज जो है वो हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं ना तो उसके अंदर 3 यूजुअली हमारे बॉडी के पैरामीटर्स जो है वो बताए गए हैं। एक है वात, एक है पित्त, एक है कफ। ठीक है, तो वात होती है वायु, एयर का लेवल हमारी बॉडी में क्या है, पित्त मतलब एसिडिक लेवल हमारी बॉडी के अंदर क्या है, और कफ, यूजुअली कफ आपको मालूम है नॉर्मल वही कफ है। तो अगर इन तीनों के अंदर इम्बैलेंस यूजुअली रहता है ना तो बॉडी जो है वो बीमार पड़ जाती है। तो इसमें भी यही, यहाँ पे भी हमारी एलोपैथिक साइंस भी कुछ चीजों में इस चीज को मानती है कि अगर कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा एक एसिड लेवल पे बॉडी के अंदर, तो या ब्लड के लेवल पे बॉडी के अंदर, तो बहुत सारे डिसीजेस जो हैं वो आदमी को हो जाते हैं। ठीक है, और कैंसर सेल्स जो है वो थ्राइव करते हैं इनसाइड द बॉडी एट पीएच 5.5। अगर ये पीएच इतना हो जाए तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, नोट करते रहना। पीएच ऑफ द सॉइल की अगर मैं बात करूं तो सॉइल के अंदर भी देखो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो एक सर्टेन सॉइल की कंसंट्रेशन होगी तो ही ग्रो करती हैं। अगर वो कंसंट्रेशन नहीं है तो हमें यूजुअली वो कंसंट्रेशन मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई वेजिटेबल उगानी है या कोई क्रॉप उगानी है जो एक एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन पे जो है वो प्रेफरेबली उगती है, लेकिन आपने सॉइल टेस्ट करी तो सॉइल बेसिक निकली, तो हम बहुत सारे ऐसे जो है वो केमिकल उसके अंदर डालेंगे ताकि सॉइल की वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर सके, ताकि उस प्लांट को जो है वो ग्रोथ करने में या ग्रो करने में जो है वो क्या मिले, हेल्प मिले। ठीक है, तो citrus fruits requires alkaline soil, while rice requires acidic soil, sugarcane requires neutral soil,
तो ये आप नोट कर लो कौन सी क्रॉप को कौन सी टाइप की सॉइल जो है वो चाहिए। लेकिन अगर आप सिट्रस फ्रूट को जिसको एल्कलाइन सॉइल चाहिए उसको न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं होगा। इसलिए बहुत ज्यादा ये चीज की नॉलेज चाहिए होती है कि कौन सी क्रॉप कहाँ उगा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज यूजुअली गवर्नमेंट की तरफ से ही अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तो वहां पे जाके हम अपनी सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि हमारे सॉइल की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जो है वो कौन सी क्रॉप इसके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट, पीएच अगर मैं रेन वाटर की बात करूं तो यूजुअली 7 होना चाहिए अगर वो प्योर है, न्यूट्रल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंटेमिनेशन जो है वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो उसके पीएच की वैल्यू को जो है वो कम कर देते हैं। अब एसिड रेन जो है वो थोड़ा सा 7 से गिर जाता है पीएच जो है, ठीक है। तो बेटा जी ये मोस्टली मैंने सारी चीजें जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं इस चैप्टर की। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो 10th के बच्चे हैं बहुत सारा ऑलरेडी 11th का कंटेंट जो है वो मैं डालता रहता हूँ, 12th का बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये चैनल आपको 2-3 साल जो है वो खूब सारी हेल्प करने वाला है। और सेमेस्टर 2 जो होने वाला है, मतलब टर्म 2 जो एग्जाम्स होंगे उसके अंदर मैं मोस्टली कोशिश करूंगा कि जितने सारे चैप्टर्स हमारे पास अवेलेबल है एक वन शॉट वीडियोस जिससे आप सारे नोट्स जो है वो मेरे ले सकते हैं और सारा कंटेंट जो है वो समझ सकते हैं। बहुत मिनिमम टाइम के अंदर मैं सारी प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।